हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंजू यादव है और मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी को कैसे पहचाना जा सकता है या इसको कैसे हम डायग्नोज करते हैं। मेल इनफर्टिलिटी का एग्जैक्ट कोज डायग्नोज करना कई बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम या तो स्पर्म प्रोडक्शन में होती है या फिर स्पर्म की डिलीवरी में। सो मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले हम आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। आपसे पूछते हैं जैसे कि आप कितने समय से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरकोर्स या शारीरिक संबंध बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सीमेन इजैकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, टेस्टिस के एरिया में इन्फेक्शन, पेन या स्वेलिंग तो नहीं है। हम ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है जो आपकी फर्टिलिटी को प्रेजेंटली अफेक्ट कर रहा हो। जैसे कि बचपन में अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, मम्प्स इन्फेक्शन, कोई पुरानी बीमारी जैसे डायबिटीज़ या फिर कोई एक्सीडेंट, टेस्टिस एरिया में चोट, कोई सर्जरी या कोई मेडिकेशन लाइक स्टीरॉयड जो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। आपसे आपकी एडिक्शंस के बारे में भी पूछा जाता है जैसे कि यूज़ ऑफ अल्कोहल, टोबैको, मैरिजुआना या कोई और ड्रग, एक्सपोजर टू रेडिएशंस, हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड की हिस्ट्री भी ली जाती है। सबसे पहले आपका सीमेन एनालिसिस टेस्ट एडवाइस किया जाता है। सीमेन एनालिसिस एक रूटीन लैब टेस्ट है। ये टेस्ट आपकी स्पर्म हेल्थ को चेक करने के लिए किया जाता है। सीमेन एनालिसिस टेस्ट में स्पर्म्स की डिटेल स्टडी की जाती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 फैक्टर्स स्पर्म हेल्थ को अफेक्ट करते हैं वो है स्पर्म काउंट, मतलब कि स्पर्म्स का टोटल नंबर कितना है। सेकंड है स्पर्म मोटिलिटी, मतलब कितने स्पर्म मूव करने वाले हैं, स्पर्म्स की गति कितनी है। एंड थर्ड इज मोर्फोलॉजी, मतलब कि स्पर्म की बाहरी बनावट कैसी है। आपके स्पर्म्स की हेल्थ नॉर्मल कंसीडर की जाती है अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन या इससे ज़्यादा है इन पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन, या फिर 39 मिलियन या उससे ज़्यादा है पर इजैकुलेट। स्पर्म्स की मोटिलिटी या गति 40% है, जिसमें से एटलीस्ट 30% स्पर्म तेज़ी से चलने वाला है। और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो है एटलीस्ट 4% स्पर्म की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए। सीमन सैंपल में अगर इन्फेक्शन के साइंस लगते हैं तो फिर इन्फेक्शन के लिए भी एक टेस्ट कराया जाता है। स्पर्म एनालिसिस टेस्ट से पता चलता है कि आपके स्पर्म्स आपके पार्टनर के एग्स को नेचुरली फर्टिलाइज कर सकते हैं या नहीं। अगर सीमेन एनालिसिस टेस्ट में स्पर्म काउंट काफ़ी कम है या फिर 0 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप परमानेंटली इनफर्टाइल हैं। सीमेन एनालिसिस से सिर्फ ये पता चलता है कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन या फिर स्पर्म डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सीमेन सैंपल में कोई भी एब्नॉर्मलिटी मिलती है तो हम इस टेस्ट को फिर से 4 से 6 हफ्तों के बाद रिपीट कराते हैं। अगर सेकेंड रिपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर डायग्नोसिस करने के लिए कुछ और टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर आपके सीमेन टेस्ट में स्पर्म काउंट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 0 है, तो आप घबराएं नहीं, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे पहले हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपका स्पर्म काउंट इतना कम क्यों आ रहा है या फिर 0 आने का कारण क्या है। या तो स्पर्म टेस्टिस में ही कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर स्पर्म बन ठीक रहे हैं बट ब्लॉकेज के कारण से रिलीज कम मात्रा में हो पा रहे हैं। अगर आपके सीमेन एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम आपको कुछ ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे टू चेक योर हार्मोन लेवल्स। इन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि आपके टेस्टिकल्स में स्पर्म प्रोडक्शन कैसी है। हार्मोन्स जैसे कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मतलब FSH और LH, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं जो कि टेस्टिकल को स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आपके टेस्ट में FSH का हाई लेवल आने का मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा FSH प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि टेस्टिकल स्पर्म प्रोड्यूस करने में हेल्प मिले, बट टेस्टिकल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है और ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल आने का मतलब है कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से हो रहा है। इसके अलावा आपके थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी चेक कराए जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस होना टेस्टिकुलर फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ केसेस में हम आपको एक अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम आपके टेस्टिस का साइज और वॉल्यूम चेक करते हैं और वेरिकोसील को भी इजीली डायग्नोज किया जा सकता है। अगर स्पर्म के पैसेज में
रुकावट का डाउट होता है तो अल्ट्रासाउंड को ट्रांसरेक्टली किया जाता है। इस टेस्ट में एक प्रोब आपके रेक्टम में प्लेस की जाती है और फिर ये प्रोब साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। इस अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हमें पता चलता है कि इजैकुलेटरी डक्ट जो कि स्पर्म कैरी करने वाली ट्यूब्स होती हैं या फिर सेमाइनल वेसिकल्स जो कि सीमन फ्लूइड को प्रोड्यूस करती हैं, इनमें कोई ब्लॉकेज या प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार हार्मोन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से ये क्लियर नहीं हो पाता है कि स्पर्म काउंट नील या लो का कारण क्या है, या तो स्पर्म कम प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसे में आपको टेस्टिकुलर बायोप्सी करवाने की सलाह दी जाती है। ये टेस्ट जनरल या लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इस प्रोसीजर में स्क्रोटम में एक छोटा सा कट लगाया जाता है और टिश्यूज़ के स्मॉल पीसीस को बाहर निकाला जाता है दोनों टेस्टिकल से। फिर इन टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी किया जाता है और जो भी स्पर्म इस प्रोसेस में हमें मिलते हैं उन्हें फ्रीज कर लिया जाता है। टेस्टिकुलर बायोप्सी दो तरीके से हेल्पफुल है। एक तो इनफर्टिलिटी का कोज फाइंड आउट करने में हेल्प करता है और दूसरा जो स्पर्म मिलते हैं उनको हम आईवीएफ के ट्रीटमेंट में एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में स्पर्म काउंट एब्सेंट या फिर बहुत कम होने के पीछे कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। इनको डायग्नोज करने के लिए आपको जेनेटिक टेस्ट की सलाह भी दी जा सकती है, जैसे कैरियोटाइप, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन एंड जीन टेस्टिंग फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि कोई जेनेटिक कारण तो नहीं है स्पर्म काउंट 0 या फिर कम होने का। अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।